परम सत्ता के साथ हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, जुड़ जाते हैं हम लोग और इंस्टॉल कर लेते हैं उस सत्ता को अपने अंदर, और आप लोग भी सब उससे जुड़ जाते हैं। तो इसको बहुत ज़रूरी, इसको बड़े भाव से उसको बोला कीजिए, प्रभाव पड़ता है, उसका असर होता है, महसूस होता है ना। हाँ, बहुत ये सब महसूस करने की चीज़ है। ईश्वर जो है महसूस करने की चीज़, दिखता नहीं है, उसको आप लेबोरेटरी में पैदा नहीं कर सकते और उसके लिए तर्क और कुतर्क भी नहीं कर सकते। वो सिर्फ महसूस होता है तो ताकत देता भी है, कुछ चीज़ें ताकत देती हैं। चलिए, आज हम कुछ ऐसी बात कर रहे हैं, कल्चर आज वाइंड अप करेंगे। तो मैं एक ऐसे होमवर्क के साथ बात करना चाहता हूँ जो इन दिनों में बहुत सार्थक है, खास करके यूपीएससी के मेंस में बहुत ज़्यादा सार्थक है। वो कल्चर को जो का त्यों नहीं पूछते, वो कल्चर को कंटेम्प्रेरी बना करके पूछते हैं, अभी के हिसाब से, प्रेजेंट डेज के हिसाब से बात करते हैं। वो बोलते हैं कि आज के युग में बताइए, आज के समय में बताइए। तो कोई सी भी कल्चर हम ले लें, चित्रकला ले लें, पेंटिंग ले लें, तो उसने पिछली बार प्रश्न पूछा था कि जो मध्ययुगीन पेंटिंग्स हैं, मिडिल पेलियोलिथिक या मिजोलिथिक यानी भीमबेटका वाली, उसका मॉडर्न आर्ट्स में कहाँ तक आप डिपिक्शन देखते हैं, कहाँ तक चित्रण देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, ये आपने 16 में 15 में आप देखिए मेंस के उसमें पेपर में, तो पहला या दूसरा प्रश्न है, कल्चर के प्रश्न से ही शुरू करता है। उसका पहला प्रश्न ही कल्चर होता है। 2 प्रश्न, शुरू के 2 प्रश्न एंशिएंट हिस्ट्री होगा या फिर कल्चर होगा। तो ये जो प्रश्न है कि मॉडर्न डेज में कैसे देखते हैं, या फिर जो 2013-14 में जो प्रश्न आते थे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का वर्तमान नगरीय नियोजन में आप बताइए, अभी जो स्मार्ट सिटीज बनने जा रही हैं, या तो उसमें पूछ लेगा, या फिर अभी जो आधुनिक नगर सभ्यता है, जो अर्बनाइजेशन है, नगरीकरण है, उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सिटीज थी या जो अर्बन एरिया उन्होंने डेवलप किया था, या जो नगर निर्माण है, या फिर कह सकते हैं कि जो उसका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर था या तमाम चीजें हैं, वो अभी आप कैसे देखते हैं। आ रहा है समझ। फिर आ सकता है कि पुरानी वर्ण व्यवस्था अभी के कास्ट सिस्टम में कैसे मॉडिफाइड हुई और फिर वो कैसे क्लास सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। अब ये संस्कृति इस रूप में पूछी जाती है, प्लेन नहीं पूछे जाते क्वेश्चन। अभी मैं क्लास में और बता रहा था कि जैसे हम सब्जी खाते हैं या दाल खाते हैं, उसमें कुछ लोग अचार मिला देते हैं, कुछ लोग चटनी मिला देते हैं और स्वाद को बढ़ा लेते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। नमक कम है या तीखा कम है, तो वो कुछ ऐसी चीजें मिला करके वो कर देते हैं। तो आपको स्वाद बढ़ाना आना चाहिए। तो ये रॉ मटेरियल है, आप जो पढ़ाई करने के लिए आपको होमवर्क दिया है वो रॉ मटेरियल है। अब उसको प्रोसेस करना है आपको आंसर में, और आंसर वो पूछ रहा है। जैसे वो पूछा उसने कि संगम काल का जो साहित्य है, संगम साहित्य जो है वो इकोनॉमिकली और वो पॉलिटिकली उतना साउंड नहीं है, या पॉलिटिकली उतना आवश्यक हमको नहीं लगता। संगम लिटरेचर पॉलिटिकली हमको ज्यादा नॉलेज नहीं देता, लेकिन वो उस समय के सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। हमारा समझ में, यानी शिल्पतिकारम को जब आप देखते हैं, तोलकाप्पियम को देख के, एतोतोग्गे को देखते हैं, या कोई भी और ग्रंथ संगम साहित्य का, तिरुक्कुरल भी देख लो, तो क्या बताता है। तो संगम साहित्य जो है वो ये नहीं बताता कि मदुराई का राजा कौन था, उसका लड़का कौन था, उसका पिता कौन था, मदुराई के राजा की लड़ाई किससे हुई, यानी हिस्टोरिकल एविडेंसेस नहीं है। को समझ में आ रहा है। लेकिन उस समय का सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जरूर सामने आ रहा है। तो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में क्या हो गया कि उस समय में कैसे लोग थे, इसका मतलब ज्वेलर्स की दुकान थी, क्योंकि रत्न जड़ित पायल की कहानी है। इसका मतलब सोने की पायल पहनी जाती थी, उसके अंदर रत्न जड़े जाते थे, इसका मतलब कारीगरी का काम होता था। इसका मतलब गरीब लोग भी रहे होंगे क्योंकि चोर भी हैं।
फिर जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रभाव वहां दिखाई देता है। इसका मतलब धार्मिक दिखाई देता है, सोशल दिखाई देता है और इकोनॉमिक दिखाई देता है। लेकिन पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से हमको कोई हिस्टोरिकल जानकारी, वहां से ऐतिहासिक जानकारी नहीं मिलती। ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन पूछने का तरीका कितना डिफरेंट है, बहुत अलग तरीका है। फिर एक प्रश्न है जो शायद 14-15 में ही है, जिसमें उसने कहा है कि जो स्तूपास हैं, स्तूप जो हैं बौद्ध धर्म के, इन स्तूप में लोकवर्ण्य विषय, जो लोक यानी कि जो फोक मोटिव्स हैं, वो ज्यादा डिपिक्ट होते हैं, उनका चित्रण ज्यादा किया गया। फोक मोटिव्स ज्यादा दिखाई देते हैं, नरेटिव्स ज्यादा दिखा देते हैं, कथानक दिखाई देते हैं। यानी वो कहानियां जो जनता में प्रचलित है वो दिखाई देती है, किसमें? स्तूप में। सिद्ध कीजिए। अब आप कहेंगे हमने कल्चर में स्तूप पढ़ लिया, अब प्रश्न का उत्तर आप दे नहीं सकते। इसलिए आज कल्चर जो आपने जितना भी पढ़ा है ना, उन सबको मिक्स करके स्वाद तैयार करने की क्लास है। कि जितना भी आपका कल्चर जो आप पढ़ रहे हैं, रॉ मटेरियल, चाहे आपने कोई सी भी स्पेक्ट्रम की किताब से पढ़ा हो, अरिहंत वाली किताब से पढ़ा हो, हमारे नोट्स से पढ़ा हो, जहां कहीं से भी आपने कल्चर पढ़ा है, अब आपको ए.एल. बाशम का जो अद्भुत भारत है किताब, उसके हिसाब से सोचने की जरूरत है। अब आपको सोचने की जरूरत है इग्नू के हिसाब से। इग्नू इन सब चीजों को प्रोसेस करके देता है, वो मिला करके स्वाद बढ़ा करके देता है। वो सिर्फ खाने की जरूरत है, लेकिन उसके लिए लेना पड़ेगा आपको उसको। इसलिए आपसे बार बार इग्नू के लिए कहा जाता है कि उसमें क्या बताया गया। तो आप लोग फोक मोटिव्स की बात अब करेंगे। स्तूप सब लोग जो है, मैंने वेबसाइट पे भी आज क्लास में मैं 4-5 वेबसाइट्स बता रहा था कि देखो इस वेबसाइट ने इसका आंसर कैसे लिखा है। आजकल क्या होता है कि जैसे ही पेपर आता है मेंस का, वेबसाइट वाले अपना आंसर बना के डाल देते हैं, लेकिन उससे उनकी बुद्धि दिखती है कि वो किस लेवल पे सोच रहे हैं। तो 5-6 वेबसाइट देखी, उसमें से 3 वेबसाइट सीधा स्तूप का वर्णन कर रहा है। ये हर्मी का है, ये रेलिक, ये फलाना है, ये है, ये प्रदक्षिणा है। स्तूप का वर्णन करने लगे। स्तूप इतने भाग होते हैं और स्तूप के यहाँ अबरोध है, सांची है, अमरावती है, ये है, बोध गया है, ये स्तूप। ये इससे नहीं होना। वो ये पूछ ही नहीं रहा क्वेश्चन में। आपको 2 नंबर भी नहीं मिलने 10 में से। 2 नंबर का भी नहीं लिखा आपने अगर स्तूप लिख दिया तो। वो बोल रहा है कि लोग फोक मोटिव्स कैसे, और फोक मोटिव्स और फोक नरेटिव्स, यानी जो जनता में कथानक चलते हैं, कथाएं चलती, किस्से चलते हैं, और जो लोकवर्ण्य विषय हैं जो जनता महसूस करती है, और जनता आपस में अपनी बातचीत में जिन शब्दों को उपयोग किया जाता है, जिन जानवरों का नाम लिया जाता है, जिन पौधों की बातचीत की जाती है, वो स्तूप में कहां कहां दिखाई देता है। वही दिखाई देंगे, पीपल का पेड़, नाग देवता, यक्ष यक्षणी, नाग, और हाथी का, और जो आपका राजकीय चिन्ह है, नेशनल एम्ब्लेम, उसमें जो एक बैल बना हुआ है, एक हिरण बना हुआ है, एक लॉयन है। आ रहा है समझ में? ये बताना है आपको। तो उठाना है एनिमल सिंबल्स, प्लांट सिंबल्स, स्टोरीज, बर्थ स्टोरीज। रीबर्थ को डिपिक्ट करता है, क्योंकि रीबर्थ के प्रति जनता में बहुत वो होता है, अच्छा पुनर्जन्म होता है, बहुत मजा आता है लोगों को पुनर्जन्म की बातें सुनने में, बहुत मजा आता है। तो ये फोक मोटिव्स है, यानी कि जातक कथाएं, यानी बुद्ध के पूर्व जन्मों के, उनके अवतार की कथाएं, फिर बुद्ध का महाविनिष्क्रमण, फिर उनका डेथ, जिसको हम लोग बोलते हैं महापरिनिर्वाण, धर्मचक्र प्रवर्तन, क्योंकि ये चर्चा का विषय था। ये सब विषय थे जो जनता में। और सबसे बड़ी चीज है कि जो आप सांची का स्तूप देखते हैं या और कोई भी देखते हैं, तो उसमें जब कभी बुद्ध को आते हुए दिखा रहे हैं तो काफी सारे लोग, यानी मानवाकृतियों को एंथ्रोपोमॉर्फिक नहीं बनाया और ह्यूमन टाइप ना बना करके इंसानों को प्लांट्स और एनिमल्स के मार्फत बताया गया।
तो बुद्ध के जन्म की कहानी जब है तो उसमें उसको हाथी के रूप में दिखाएगा, गजलक्ष्मी के रूप में। और माया के पेट से जब वो निकल रहे हैं और गर्भ के रूप में उसमें दिखाया जा रहा है, तो वो हाथी दिखाया जा रहा है। तो कभी जाकर के सांची स्तूप जाकर के 100 रुपए खर्च के गाइड कीजिएगा, वो बहुत अच्छे से समझाएगा। बिना गाइड के सांची स्तूप घूम के आ जाते हैं तो दिक्कत आ जाती है, कोई मतलब नहीं है। हम बोलते हैं चिप्स खाने गए थे बस अब लोग चिप्स का पैकेट ले लेते हैं, बस हो गया पिकनिक, सांची हो गया, भीम बेटका हो गया, ठीक है। तो ये चपरासी बनने की स्टाइल है चिप्स का पैकेट लेके घूमना, फिर आप चपरासी बाबू से ज़्यादा नहीं बन सकते। उसके बजाय आप 100 रुपया किस में खर्च करें, गाइड में, और गाइड से सुने कहानियाँ, तो एग्जाम में ये वाला काम आ जाएगा। कौन सा वाला? इसलिए भारत एक खोज ज़्यादा अच्छे से काम करता है। शिलपतिकारम आप पढ़ोगे कहीं जाकर के, और इसके बजाय शिलपतिकारम के ऊपर जो 2 एपिसोड है भारत एक खोज के, वो 2 एपिसोड देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से आंसर लिख पाओगे यूपीएससी। क्योंकि यूपीएससी में वो क्या बोल रहा है कि तमिल लिटरेचर जो है सोशियो इकोनॉमिक बता रहा है, न कि पॉलिटिकल बता रहा है। तो तमिल लिटरेचर वाकई में जो संगम लिटरेचर है, हमको उस समय की पॉलिटिकल जानकारी नहीं देता बल्कि सोशियो इकोनॉमिक जानकारी देता है। तो पूरे दोनों एपिसोड में भारत एक खोज में यही बताया गया, सोशियो इकोनॉमिक ही बताया गया। राजा तो थोड़ी देर के लिए आता है, जब कन्नगी श्राप देती है थोड़ी देर के लिए राजा आता है, 5 मिनट का रोल है, यानी 1.5 घंटे के एपिसोड में 5 मिनट राजा को दिए गए। बाकी पूरा का पूरा उस समय का धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य दिखाई दे रहा है। व्यापार, बार बार कोवलन को व्यापार करते हुए दिखाया जा रहा है कि कोवलन व्यापार के लिए निकला है, पुहार से लेके मदुरई तक। और गणिका दिखाई माधवी, जो बाद में अगला ग्रंथ मणिमेखले, जो शिलपतिकारम का नेक्स्ट है ना, सिक्वल बनता है ना मूवीज का, तो शिलपतिकारम का सिक्वल है मणिमेखले, वो माधविका की लड़की के नाम पे मणिमेखले, जो कोवलन की लड़की थी। तो कैसे उसके बर्बाद होने की कहानी, फिर मदुरई के बर्बाद होने की कहानी। तो ये सब कहानियां जब आप इस तरह से देखेंगे तो कल्चर होगा, और उसको किसी भी स्तर पे लिखने की क्षमता होनी चाहिए, नहीं तो केवल स्तूप को पढ़ लेने से नहीं होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ लेने से नहीं होगा। बार बार इंडस वैली सिविलाइजेशन में जब स्ट्रीट की बात कर रहा है, तो स्ट्रीट हमको हमारी स्ट्रीट से जोड़ना है, दूसरी और स्ट्रीट से जोड़ना है। फिर अभी वो उसने एक प्रश्न और पूछा कि मिस्र और मेसोपोटामिया और सारी सभ्यताएं तो खत्म हो गई, चली भी गई, नष्ट भी हो गई, और अगर रही तो अवशेष के रूप में रही, लेकिन उनके जो रिचुअल्स हैं और उनकी जो चीजें हैं वो हमको आज होती हुई दिखती नहीं है। लेकिन जो ऋग्वेद वाली चीजें हैं, जैसे गाय की पूजा करना या यज्ञ करना या मंत्रोच्चार करना, हमारे यहां तो आज भी है। यानी इतनी पुरानी सभ्यता जो कि त्यों बनी हुई है, अभी भी किसी न किसी रूप में है, और वो तो खत्म हो गई। तो क्या कारण है कि ये अभी तक बनी हुई है? उनके कारण गिनाइए, एन्यूमरेट कीजिए। गिनाना है आपको, कारण गिनाना है, मतलब उंगलियों पे गिनाना है, ये एक कारण है। बकवास नहीं करनी, आंसर में ध्यान रखिएगा, कहीं पे भी बकवास नहीं करनी, और गिनाने के लिए क्षमता होनी चाहिए। इसलिए कल आपको कहा था कि वोकैबुलरी बढ़ाइए। तो कल्चर को इस रूप में लिखने का आपको बार बार वो पूछ रहा है, बार बार मॉडर्न डेज में ला रहा है। तो इसलिए मैं एक एग्जांपल दे रहा था कि जब हम इस तरह से कोई बात करते हैं तो उसका असर हमारे अधिकारी बनने के बाद होता है। जब हम अधिकारी बन जाते हैं तो 2 तरह का पार्ट बन जाता है हमारा। एक हमारा वो जो पार्ट है, जो रॉ मटेरियल वाला पार्ट है, जिसको हम पढ़ते हैं, वो हमारे काम का नहीं है। वो यूनिवर्सिटी के एग्जाम में हम रटते हैं, वही चीज़ एग्जाम में आती भी है और वही सब चीज़ें लिखते भी हैं, प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो घर से पढ़ के गए वही लिखना होता है, और उसी से मार्क्स भी मिलते हैं और मार्कशीट भी बढ़िया अच्छी दिखती है। लेकिन यहाँ जो हम पढ़ते हैं वो सीधा सीधा काम नहीं आता, बल्कि उसको प्रोसेस करना पड़ता है। वहां पर एट ए टाइम इंस्टेंट मेकिंग करनी पड़ती है उसकी आंसर की।
वहीं बनाना पड़ता है आंसर। तो डेली लाइफ में भी आपको यही सब चीजें करनी पड़ती हैं, नहीं तो आप थ्योरी बताने लगते हैं, यूनिवर्सिटी टाइप आंसर बताने लगते हैं, सिद्धांत बताने लगते हैं, एप्लीकेशंस बताने लगते हैं। जो आपने पढ़े हैं चीजें एक रूटीन में, उसी हिसाब से आपका व्यवहार होता है। जो बच्चे मर गए ना, वो ऐसे ही लोगों के कारण मरे, अधिकारियों के कारण। अच्छा, तो ये हॉस्पिटल, इसका मतलब ये चिकित्सा विभाग, ओके, तो ये चिकित्सा विभाग करेगा, हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। स्वास्थ्य विभाग कौन करेगा? हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। ये पढ़े हुए लेकिन लोग जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, तो ये उसकी जिम्मेदारी है, वो लेटर इशू करेगा, फिर ऑक्सीजन आएगी। हाँ, तो उसमें क्या पेमेंट नहीं हुआ तो नहीं आएगी, उसको पेमेंट करना चाहिए। यहां से पेमेंट नहीं, ये तो मंत्री का काम है। तुम्हारा काम क्या है? जिला प्रशासन का, तो वो प्रोसेस करता है, जो जिसको प्रोसेस करने की आदत। इसलिए यूपीएससी के क्वेश्चन जो है ना, वो प्रोसेस करने वाले क्वेश्चन है। नहीं तो आप ही प्रश्न कर देंगे पढ़े लिखे लोग, यार हमको सिंधु घाटी से क्या लेना देना, हमको यक्ष यक्षिणी की मूर्ति बनाई थी उस दिन उन्होंने, मथुरा कला और गांधार कला। तो गांधार कला से एग्जांपल देता हूं। गांधार कला में जो स्पष्ट अंकन आता है वो मांसपेशियों का अंकन आता है, मसल्स दिखाई देते। नहीं तो आपने देखा होगा ऐसी मूर्तियां हैं मथुरा कला की, महावीर की और उनकी मूर्तियां, कि जिनके हाथ कंधे से लेकर के कोनी यहां तक, कलाई तक एक जैसे, एक डंडी टाइप निकाल दिया बस पतला सा, वो हाथ हो गया। पत्थर का एक ऐसी छिलाई की, एक जैसी लकड़ी जैसे बांस है, दोनों तरफ लटका दिए, वो हाथ हो गए। अब ऐसा हाथ कैसे हो सकता है? हाथ यहां से मोटा होगा, कलाई के यहां से रिस्ट के यहां पर पतला होगा, मोटा पतला होगा कि नहीं? तो हाथ की जो बनावट है, अगर उसको वेरिएबल रखोगे तो आपका गांधार कला बता रहा है। और यदि उसको एक जैसा कर दोगे और शरीर पे मांसपेशियां और हष्ट पुष्ट और कहां से मोटा होना चाहिए, कहां से पतला होना चाहिए, ये सब चीजें नहीं बताओगे, तो वो मथुरा कला हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि दोनों में अंतर है। कौन सा अंतर है? भावनात्मक अंतर है। तो जो लोग मूर्ति में भगवान देखते हैं, उन लोगों को मांसपेशियां भी चाहिए, उनको उतार चढ़ाव भी चाहिए शरीर के, कि उनको भगवान जैसा लगना चाहिए। लेकिन जो मूर्ति पूजा में उस तरह से विश्वास नहीं करते, और जो मूर्ति में भगवान नहीं देखते बल्कि भगवान की मूर्ति बनाते हैं, क्योंकि वो किसी भगवान को पसंद करते हैं, उसकी मूर्ति होनी चाहिए, इसलिए वो मूर्तियां बनवाते हैं। और वो मूर्ति में भगवान खोजते नहीं है, वो भगवान को जानते हैं, अलग तरीके के रूप में जानते हैं, लेकिन उनको केवल दिखाने के लिए मूर्ति बनानी है, इसलिए वो वैसी मूर्ति बना देते हैं। कैसी? जिसमें प्राण नहीं होते, एक तरह से जो सजीव नहीं लगता। कुछ समझ में आ रहा है? तो मथुरा शैली में और गांधार शैली में जो इस तरह से अंतर कर सकता है कि एक में प्राण रूप में दिखता है, उपस्थिति दिखती है, महसूस होता है कि कोई भगवान है, वो हमारे साथ है और हम उसे देखना पसंद करते हैं। और एक एक ही, चूंकि एक ईश्वर है और उसकी मूर्ति होनी चाहिए, हम उसकी मूर्ति बनाएंगे, उसमें उतना विश्वास नहीं है। और ये जो विश्वास करने वाले लोग हैं, ये गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं। इसलिए बौद्ध धर्म से गरीब और किसान लोग जुड़े हैं, और जैन धर्म से व्यापारी और वो लोग जुड़े हैं जिनको मूर्तियों में भी विश्वास नहीं है, भगवान में भी विश्वास नहीं, और जो बुद्धि से काम करते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? इसलिए उसमें उतार चढ़ाव की भी आवश्यकता नहीं, वो उसी को मान लेते हैं, हाँ मूर्ति है, ठीक है, दिखती है, जैसी भी है भगवान है, और हम इसी की पूजा कर लेंगे। कुछ समझ में आ रहा है? तो वहां वो विवेक से काम ले रहे हैं। अब यही व्यक्ति जो इस तरह से सोचता है, और ये जब डायरेक्टर बनता है, ये जब अधिकारी बनता है, हेल्थ डिपार्टमेंट देखता है या कलेक्टर बनता है, तो ये सारी आवश्यकताओं को अलग तरीके से महसूस करता है और वहां सजीवता लाता है। वो व्यक्ति है जो बोलता है कि मूर्ति में भगवान
बसते हैं और मुझे इनकी पूजा करनी है, तो वहां वो ये नहीं देखता कि ये मंत्री जी करेंगे या ये हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा, ये फलाना करेगा। इन बच्चों की जान बचनी चाहिए। समझ में आ रहा है? इसलिए जो आपकी जो गांधार कला की और जो मथुरा कला शैली की जो पढ़ाई है, वो कैसे रियल एडमिनिस्ट्रेशन में काम आती है, एक एडमिनिस्ट्रेटर का निर्माण करती है, इतना सूक्ष्म विश्लेषण आपको कोई नहीं बताएगा। नहीं तो हर व्यक्ति के दिमाग में यही प्रश्न रहता है कि ये हमको क्यों पढ़ाया जा रहा है, और इसको पढ़ने से हम एडमिनिस्ट्रेटर कैसे बनेंगे अच्छे। इसलिए यूपीएससी के जो क्वेश्चन है वो एडमिनिस्ट्रेटर बनाने का है, आपको लेक्चरर बनाने वाले क्वेश्चन नहीं है। और आप जिन परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उसमें आप ज्यादा से ज्यादा टीचर बन जाते हैं, विषय विशेषज्ञ बन जाते हैं। इसलिए यूपीएससी जनरलाइज करता है, स्पेशलाइज नहीं करता। आपसे स्पेशलाइजेशन नहीं चाहता, हर स्पेशल चीज का जनरलाइजेशन चाहता है। समझ में आ रहा है? तो आज आपको कल्चर का फिर नया नजरिया मिलेगा। संस्कृति जो पढ़ी है आपने अभी तक, वो पूरा बदल गया मापदंड। अभी तक आप नोट्स बना के ला रहे थे, कल हमने एक तरीका बताया कि कैसे नोट्स बनाना चाहिए लेकिन आज जो मैंने आपको बताया वो प्राण प्रतिष्ठा है। कल मंदिर बनाना और मूर्ति बना बताया था, आज उसमें प्राण फूंकना बता रहे हैं कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कैसे करते हैं। प्राण की प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, और प्राण प्रतिष्ठा होती है भावनाओं से। और यूपीएससी प्राण प्रतिष्ठा को महत्व देता है, भावनात्मक अंकन चाहता है, सूक्ष्मांकन चाहता है। इसलिए एमपीपीएससी की परीक्षा ढांचे की परीक्षा है, मंदिर के ढांचे की परीक्षा है। एमपीपीएससी में प्राणों का महत्व नहीं है, यूपीएससी में जाकर के उसके प्राण और भावनाएं इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसलिए जो जो लोग आंसर लिख रहे हैं उनको 2 नंबर भी नहीं मिल रहे हैं, और मैं जो बता रहा हूं उस तरह से आंसर लिखोगे तो 8 नंबर आएंगे 10 में से, आईएएस हो जाओगे। इसलिए वो जो समझ नहीं पाता वो डिप्टी कलेक्टर बनता है और वो सीधा आईएएस बन जाता है, और उसको फिर आईएएस बनने में प्रमोशन से 30 साल लग जाते हैं, 25 साल लग जाते हैं। वो 25 साल बाद फिर प्रमोट ही आईएएस कहलाता है। वो 25 साल पहले बॉस बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें भावना है, इमोशंस है, समझ है। अब ये अंडरस्टैंडिंग लाने वाले 10 प्रश्न लिखो। ये होमवर्क होगा आपका इस बार का कल्चर का। अगली बार से एंशिएंट हिस्ट्री शुरू करेंगे, लेकिन कल्चर अभी खत्म नहीं हुआ। तो पहला प्रश्न तो यही कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो नगरीकरण है, वहां जो सिटी प्लान है वो मॉडर्न सिटी प्लान या स्मार्ट सिटी प्लान से कैसे मैच कर। उसने क्वेश्चन पूछा यूपीएससी वाले ने, कौन कौन से इनपुट्स हमने वहां से लिए। कहां से? इंडस वैली सिविलाइजेशन। मॉडर्न अर्बनाइजेशन का यानी आधुनिक नगरीकरण में सिंधु घाटी सभ्यता से कौन कौन से इनपुट्स लिए गए। बहुत अच्छा प्रश्न। एक यही प्रश्न हो गया कि वर्ण व्यवस्था वर्तमान जाति व्यवस्था में कैसे बदली, और इसके बदलने के साथ ही जो वर्गवाद उभरा है, क्लासिज्म, यानी लोअर क्लास, मिडिल क्लास और अपर क्लास, इसको आप कैसे देखते हैं। निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग जो बना है, पहले 4 वर्ण थे, उसके बाद कास्टिज्म आ गया। अब कास्टिज्म भी जा रहा है, अब भाग रहा है, उसकी जगह नहीं बच रही है, क्योंकि वो सूट नहीं कर रहा, मॉडर्न सिस्टम में सूट नहीं कर रहा। क्योंकि जिस तरह का कल्चर आ गया है, मॉडर्न कल्चर, जैसी अर्थव्यवस्था है, जैसा सामाजिक जीवन है, राजनीतिक जीवन है, उस जीवन में कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा। वो अंतिम सांसें ले रहा है, छटपटाहट है उसमें। कास्ट सिस्टम छटपटा रहा है। वो बना तो रहना चाहता है, क्योंकि कोई भी अपना अस्तित्व समाप्त नहीं होने देना चाहता, लेकिन वो सूट नहीं कर रहा सिस्टम के साथ, हमारे गैजेट्स के साथ सूट नहीं करता। क्योंकि एक भी एप्लीकेशन ऐसा नहीं है हमारे मोबाइल में जो कास्ट से जुड़ा हो। नहीं आ रहा समझ? हम बहुत सारा समय हमारा मोबाइल को देते हैं, और मोबाइल हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हो गया, और उसमें कास्ट का कोई बटन नहीं है, कास्ट से रिलेटेड कोई ऐप नहीं है। ऐसा नहीं कि ये वाली चीज वही डाउनलोड कर पाएगा जो इस कास्ट का है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे रेस्टोरेंट जितने अच्छा अच्छा खाना देते हैं उसमें कास्ट वाइज कुछ भी नहीं है, आप जाकर के सिलेक्ट कर सकते हैं।
मार्केट में जो कपड़े मिलते हैं, ब्रांडेड कपड़े मिलते हैं, कोई भी कास्ट वाला कितनी भी रेंज वाला कपड़ा खरीद सकता है अगर उसमें क्षमता है, योग्यता, यानी क्लास में आना चाहिए उसको। क्लास में आना जरूरी है। वो अपर क्लास में आता है कि नहीं आता है? अपर क्लास मतलब पैसे से, वो करोड़पति आदमी है तो वो अपर क्लास है और अब वो कुछ भी खरीद सकता है, एनीथिंग, कोई सी भी सर्विस ले सकता है वो। ऐसा नहीं कि ये सर्विस जो है अब वो वाला नहीं लेगा। गांव में तो उसका नाई बाल नहीं काटता, दलित आदमी का नाई मना कर देता हम तुम्हारा बाल नहीं काटेंगे, लेकिन यहाँ के सैलून में अगर वो 500-1000 रुपया खर्च करता है तो उसको सर बोलेंगे और उसका बाल काटेंगे। सर बोलते हैं उसको, आइए सर प्लीज बैठिए, है ना, क्योंकि उसने पेमेंट किया। तो अब वो नहीं रहा। तो इसका मतलब है कि कास्ट सिस्टम अभी के सिस्टम में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, खास करके शहरों में तो बिल्कुल नहीं करता, सूट ही नहीं करता। बल्कि दकियानूसी कोई कास्ट सिस्टम चलाने की कोशिश करेगा यहां तो वो सिस्टम में फेल्योर नजर आएगा, बल्कि पागल टाइप महसूस करेंगे उसको, बोले खिसका हुआ आदमी, इससे बात मत करो, ये फिट नहीं होता, अभी के हिसाब से फिट नहीं होता, वो एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कास्ट सिस्टम जो है ये छोटे कस्बों में जाएगा इस रूप में, और फिर गांवों से भी बाहर होगा, एक न एक दिन होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या हावी हो जाएगा? क्लासिज्म। तो वर्ण व्यवस्था तो आ गई, फिर से वही इंटरचेंजेबल था, वर्ण सिस्टम जो था हमारा इंटरचेंजेबल था, कोई भी ब्राह्मण बन सकता था, कोई भी शूद्र बन सकता था। अगर काम नहीं करते, मक्कारी करते और केवल सेवा करते, दिमाग नहीं चलता तो शूद्र बनना पड़ता। और अगर नॉलेज है और आपके पास खूब सारे अचीवमेंट हैं तो आप बड़े आ जाते, भुजाओं में दम है तो क्षत्रिय हो जाते, व्यापार करने की अकल है तो वणिक हो जाते हैं, वैश्य हो जाते हैं। तो ये सुविधाएं थी उस समय, और ये सुविधाएं योग्यता के आधार पर थी, काम के आधार पर थी। और अभी भी क्लासिज्म जो है वो काम के आधार पर, हर कोई आदमी जो है अपर क्लास मेंटेन नहीं कर सकता जब तक कि वो हार्ड वर्क ना करे या विरासत में उसको ना मिले। विरासत में मिलेगी तो भी वो मेंटेन करने के लिए उसको मेहनत करना पड़ेगा, अदरवाइज वो मिडिल क्लास में आ जाएगा। अपर क्लास में बने रहने के लिए लगातार श्रम करना पड़ता है। हम अजीम प्रेम जी के बारे में सुनते थे या किसी के भी बारे में सुनते थे तो बोलते थे हम बहुत मेहनत करते हैं, 16-16 घंटे मेहनत कर। जितना बड़ा आदमी उतनी ज्यादा मेहनत कर रहा है, उतना कम सोता है। अक्षय कुमार के बारे में सुनते हैं, सलमान खान के बारे में सुनते हैं, बोले 4 बजे जिम में होते हैं लोग, 2-2, 4-4 घंटा जिम होते हैं में रहते हैं, बहुत कठोर डिसिप्लिन पालन करते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड डिसिप्लिन में रहते हैं, तो मेंटेन कर पा रहे हैं। अदरवाइज जनता निकाल दिमाग से निकाल के फेंक देगी, आप टिके नहीं रह सकते। बहुत मुश्किल काम है अपर क्लास में बने रहना। तो उस समय में भी वर्ण सिस्टम में भी अपर सिस्टम में यानी कि अपर वर्ण में यानी कि ब्राह्मण में बने रहना बहुत मुश्किल काम था। ब्राह्मणत्व को बचा के रखना बहुत मुश्किल काम था। ब्राह्मण बनना पड़ता था, पैदा नहीं होता था, इसलिए द्विज कहा गया था उसको। एक जन्म तो माता पिता से और दूसरा जन्म गुरु से, यज्ञोपवीत के माध्यम से। यज्ञोपवीत संस्कार को द्विज संस्कार कहते हैं। द्विज का मतलब ब्राह्मण, यानी जिसका दूसरा जन्म हुआ हो। ब्राह्मण का मतलब होता था दूसरा जन्म, यानी उसने इतनी योग्यता हासिल कर ली, वो उस समय आईएएस बनने से कम के बराबर था। ठीक है, उसी के बराबर था उस समय। आईएएस बनने के लिए अभी जितनी मेहनत करना पड़ती है और आईएएस हासिल करने के बाद आप आईएएस कहलाते हैं, मतलब आप अपर क्लास में चले गए। आप चाहे लोअर क्लास के हों, चाहे मिडिल क्लास के हों, चाहे अपर क्लास के हों, लेकिन अगर आपको आईएएस बनेंगे तभी अपर क्लास में जाएंगे। पढ़ लिख करके तो एक ही मौका है, इसलिए मैं यूपीएससी को धन्यवाद देता हूं, कई बार बताता हूं कि एक ऐसी संस्था है जो आपका वर्ग परिवर्तन करके रख देती है और मौका देती है किसी को भी कि तुम में हिम्मत है तो पढ़ लो और अपना वर्ग परिवर्तन करा लो। ठीक है, वहां वो महसूस करता है जिसका चपरासी ब्राह्मण होता है और दलित जो है वो आईएएस हो जाता है। तो दलित कलेक्टर की कुर्सी पर बैठा होता है और ब्राह्मण चपरासी सेवा कर रहा होता है। तो शूद्र कौन हो गया? यहां ब्राह्मण शूद्र हो गया। और ये मौका मिलता है यूपीएससी से। बहुत अच्छी संस्था है, इससे बढ़िया संस्था नहीं हो सकती। और उसका अगर आपके मन में थोड़ा सा भी आदर है तो मेहनत करने में जुट जाइए, आप अपना वर्ण परिवर्तन कर सकते हैं अगर लोअर कास्ट के हैं तो। और अगर आप अपर क्लास से हैं तो अपर क्लास मेंटेन करने में मदद मिलेगी जिंदगी भर। आपको कुछ नहीं करना है, ये सो जाना है, अपर क्लास में ही रहेंगे, आप बाहर नहीं फेंकेंगे।
तो उस समय में फिर जब ब्राह्मणों ने देखा कि हमारे बच्चे जो है इसमें कॉम्पीट नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने फिर उसको कास्ट में कन्वर्ट कर दिया था। नहीं, ये जन्म से होगा, अब कर्म वर्म आपका छोड़ो, अब कोई कंपटीशन नहीं होगा। अब ऐसा है कि अब हमारा बच्चा है, ये बस ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण रहेगा, क्योंकि अब ये इसने पावर एंजॉय किया और जिंदगी भर ब्राह्मण रहा है, तो ये कैसे ऐसे खराब काम करेगा, गंदे वाले काम कैसे करेगा। अब इसकी भुजाओं में भी दम नहीं तो हम क्षत्रिय बना देते। इसमें अकल भी नहीं बची इतनी कि ये व्यापार कर ले, तो उसको शूद्र बनने से रोकने के लिए उन्होंने अपना सिस्टम को, ये फिर वो मनुस्मृति में आता है ये चीजें। इसीलिए बाद के उत्तर वैदिक काल की जो संस्कृति है वो इस प्रकार की संस्कृति थी। अगर इस प्रकार का प्रश्न आया तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वर्ण व्यवस्था किसमें बदल गई, वर्ग व्यवस्था। यानी कि वर्ण व्यवस्था बुरी चीज नहीं थी, कई लोग वर्ण व्यवस्था को दोष देते हैं, जाति व्यवस्था बुरी चीज थी। वर्ण व्यवस्था तो कार्य के आधार पर थी, क्षमता के आधार पर थी, नॉलेज के आधार पर थी। जिसमें जितनी क्षमता है, जितना नॉलेज है, जितना उसका अच्छा काम है, वो उतना अचीव करता था, उसमें कोई नुकसान नहीं था। समस्या खड़ी हुई जब वो जाति के ऊपर थोप दिया गया और कहा गया कि अब देखो जो लोअर कास्ट में चला गया है, जिसको हमने लोअर कास्ट मान लिया आज की तारीख में, वो आज के बाद में कभी वेद सुनेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, मंत्र नहीं बोलेगा, हवन नहीं करेगा, और वो इधर घुस नहीं सकता, इधर की तरफ देखेगा भी नहीं कि यहाँ क्या सिखाया जा रहा है ब्राह्मणों के बच्चों को। तो इसका मतलब है कि रास्ता रोक दिया गया। तो कास्ट सिस्टम बंद व्यवस्था कहलाती है, क्लोज सिस्टम, और वर्ण व्यवस्था ओपन सिस्टम था, जिसमें कोई भी आ जा सकता था। आ गया समझ में? और अभी जो क्लासिज्म है उसमें क्या है, उसमें फिर ओपन सिस्टम आ गया। क्लासिज्म में फिर ओपन सिस्टम हो गया। अब कोई भी अपर क्लास बन सकता है और कोई भी अपर क्लास वाला लोअर क्लास में अपने आप चला जाएगा, बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मेंटेन नहीं कर पाए मिडिल क्लास को, अपर क्लास को, तो आप लोअर क्लास में चले जाएंगे। तो अब ये इतना डायनामिक आंसर है जो आपको सीधा वैदिक काल में ले जाता है, और वैदिक काल से मिडिल में लाता है, गुप्त काल के आसपास, और जहां से जाति व्यवस्था की उत्पत्ति होती है। और इसी जाति व्यवस्था का फायदा उठा करके मुगल यहां आए और तमाम सल्तनत और विदेशी ताकत। अगर हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था कायम रहती तो उन लोगों को पैर जमाने की फुर्सत या पैर जमाने का मौका नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को उन्होंने मुसलमान बनाया वो यहाँ के लोअर कास्ट थे, और उन्होंने शक्ति अर्जित की, क्योंकि वो इतनी शक्ति लेकर के साथ में चल नहीं सकते थे। इतने लोगों को साथ में सैनिक बना करके ला नहीं सकते थे, तो उन्होंने यहीं के लोगों का धर्म परिवर्तन कराया। इसलिए मोहन भागवत जी जो बार बार बोलते हैं कि ये भारत में जितने भी लोग रहते हैं सब हिंदू हैं, ये मुसलमान नहीं है। भारत का प्रत्येक निवासी हिंदू, उसको घर वापसी करनी चाहिए। उनका कहने का मतलब यही है कि ये कन्वर्टेड हैं सारे के सारे। दो तरह से हैं, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। एक फैक्टर तो वो है जो लालच वाला है, जिसमें लालच दिया गया था उनको कि चलो तुमको, अगर देखो वहां तो तुम्हारा शोषण है, वो बताते थे कि देखो ब्राह्मण कितना शोषण करते हैं तुम्हारा, तुम्हारी इज्जत नहीं है, तुम पानी नहीं पी सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम क्यों नहीं मुसलमान बन जाते, हम तुमको वजीर बना देंगे, नवाब बना देंगे, निजाम बना देंगे, फलाना इलाका दे देंगे, अब तुम फिर इनको पिटाई करना इन ब्राह्मणों की। तो उनको थोड़ा सा प्रलोभन में आ गए, लालच में आ गए कि इतना अच्छा मौका मिलेगा। एक तरफ तो गाली मिल रही है, लात मिल रही है, और हम ढंग से जी नहीं पा रहे हैं, और एक तरफ हमको राजसी सुख मिलेगा, नवाब के, राजा के, बादशाह के नजदीक जाने का मौका मिलेगा, तो लालच में आ गए। और दूसरा था, उन लोगों को दबाया गया क्योंकि वो कमजोर थे, है ना, उनको पीटा गया, सताया गया कि तुमको मुसलमान बनना पड़ेगा। तो दो फैक्टर थे, एक में प्राइज मिल रहा था और एक में पनिशमेंट मिल रहा था। तो प्राइज लेने के लिए और पनिशमेंट से बचने के लिए उन लोगों ने इस्लाम को धारण किया। नहीं तो इतने लोग कहां आते थे, वो तो 300-400 हजार की संख्या में आते थे उधर से। आप बोल रहे हैं कि वो दर्रा, खैबर दर्रा पार करके आते थे आक्रमणकारी इन्वेडर्स, जितने भी आए भारत में, तो कितने लोग लेके आए होंगे? 1000 लोग, 1500 लोग, ज्यादा से ज्यादा। उससे पूरा भारत में इतना करोड़ मुसलमान कैसे हो सकता है? कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं बता सकता। और सबसे बड़ी बात है
कि जो यहाँ के जो कन्वर्टेड हैं वो तो हैं ही, और हमारे यहाँ की महिलाएं और वहाँ के पुरुष, उनसे उत्पन्न संतानें जो हैं, जिनको हम यहाँ के जो उच्च मुसलमान जो कहते हैं, जो अपने आप को पठान और जो सुन्नी मुसलमान और वो कहते हैं, उनमें भी वो आधा रक्त तो हिंदू है, क्योंकि वो सब हिंदू थे, महिलाएं सारी हिंदू थी यहाँ की। तो इस तरह से भारत में ये इतना ज्यादा जो ये धर्म के नाम पे इतना जो ये चीज आई है, इसलिए वो बोलते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बनेगा। इसलिए वो बोलते हैं कि पुराना आर्यावर्त जिसको हम कहते हैं, भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्ते, तो वो वाला जो श्लोक है वो यही बताता है कि भारतवर्ष यहां से वहां तक फैला हुआ था। इसीलिए वो रोहिंग्या वाली बात पे भी अलग तरह से बात कर रहे हैं, जो आपने कल ने किसी ने पूछा था कि वो लोग कौन है, तो बर्मा तक हम ही फैले हुए थे, बर्मा हमारे ही अंदर था, भारतवर्ष के अंदर। बर्मा पर अंग्रेजों ने हमारे साथ में शासन किया, जब भारत पे करते थे तब वो करते थे, मुगलों ने किया। तो ये सारा जो तंत्र है, ये इसको अगर आप ब्रॉड पर्सपेक्टिव उस तरह से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये परिवर्तन जो आया है ये जातिवाद के कारण आया। अगर वर्णवाद होता तो उनको बहलाने फुसलाने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं था वर्णवाद में। जैसा अभी सिस्टम है वैसा सिस्टम था, ठीक है। और जब जातिवाद खत्म होगा तो अपने आप आरक्षण खत्म हो जाएगा। जो मैं बता रहा हूं कि शहरों से जा रहा है, जब गांवों से भी चला जाएगा तो अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब मलेरिया रहेगा नहीं तो किनाइन की जरूरत क्या है, नहीं आ रहा समझ। हम अभी क्या करना चाहते हैं, क्विनाइन बंद करना चाहते हैं, मलेरिया को बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए दिक्कत आ रही है। आरक्षण विरोधी जो हैं वो एक तर्क देते हैं कि आप आरक्षण को बंद कर दो, तो मलेरिया तो है, तो क्विनाइन क्यों बंद करें? आप मलेरिया बंद करो ना, क्विनाइन अपने आप बंद, वो फिर हास्यास्पद हो जाएगा। जैसे कोई आदमी के पास दोनों पांव है और उसके बाद भी वो बैसाखी पकड़ के चलेगा तो उसके ऊपर लोग हंसेंगे, वो खुद ही फेंक देगा उठा के। लेकिन आदमी तो लंगड़ा है ना अभी, मतलब बैसाखी की कोई जरूरत नहीं। बाकी लोग भी तो बिना बैसाखी के हैं, हाँ ठीक है, लेकिन वो लंगड़ा है, उसको जरूरत है, पांव देने पड़ेंगे ना। वही चीज, आरक्षण चिकित्सा है, रोग नहीं है, जातिवाद रोग है। आ गया समझ? क्योंकि आरक्षण जातिवाद आधारित है, जाति पर आधारित आरक्षण है, वर्ग आधारित आरक्षण नहीं है। वर्ग को रोग नहीं माना गया है, वर्ण को भी नहीं माना गया था। वर्ग आपको उसके फेवर में कुछ लिखने को मिलेगा, नहीं तो अगेंस्ट तो बहुत सारे पॉइंट है, आप सब जानते हैं। मैं फेवर में पॉइंट दे रहा हूं, नहीं तो फेवर में क्या लिखेंगे आप? चाहे मन से आरक्षण विरोधी हो, लेकिन वहां फेवर में लिखने का भी पॉइंट चाहिए आप, ठीक है। और जो इंटरव्यू में बोलना है तो उसमें फेवर में भी बोलना पड़ेगा आप। अगर वो आपसे कहें कि आरक्षण को क्यों बनाए रखना चाहे, तो आप ये नहीं कह सकते नहीं सर खत्म कर दो। वहां पर आपको तर्क वही देना पड़ेगा कि सर इसलिए बनाए रखना चाहिए, ठीक है। तर्क तो वही देना पड़ेगा ना, नहीं तो प्रश्न क्या पूछा, आप अपना मन माफिक उत्तर दे दो, वो थोड़ी काम चलेगा। तो ये है। तो अब आपको संस्कृति की बात समझ में आई होगी कि कैसे उसको, अब आपको खेलना आना चाहिए। कौन सा? जो होमवर्क आपने अभी तक किया है। अभी तक आपसे बहुत सारा होमवर्क हमने कराया, अलग अलग तरह की संस्कृति, ये कल्चर वो कल्चर ये सब, ठीक है। वाद्य यंत्र करवा लिए, हिंदुस्तानी संगीत, कर्नाटक संगीत, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ये वो सब तरह की चीजें हो गई, मूर्ति कला हो गई, चित्रकला हो गई, सब हो गया। अब वो बता रहा है कि भीमबेटका की पेंटिंग का, अभी वर्तमान की जो पेंटिंग है, मॉडर्न आर्ट जो है, उसमें ज्यों का त्यों उसका प्रभाव दिखता है। अब ये क्वेश्चन देखो कि मध्यपाषाण काल संस्कृति के जो चित्र अभिव्यक्ति थी, यानी वॉल पेंटिंग्स या शेल चित्र जो थे, रॉक पेंटिंग्स जो है, वो प्रेजेंट डे की मॉडर्न आर्ट्स में है ना, आधुनिक युग के मॉडर्न आर्ट्स में इसमें दिखाई देती हैं, वो प्रभाव दिखाई देता है उसका।
वही विषय होते हैं कई बार हमारी मॉडर्न आर्ट में जो उस समय के विषय थे। ठीक है, और वही एक प्रश्न कि इतनी सारी सभ्यताएं तो मिट गई लेकिन हमारी सभ्यता नहीं मिटी। देखो कुछ तो किताबें ऐसी बनी हुई हैं जिनको शायद आप पढ़ते नहीं, कुछ किताबें तो ऐसी हैं जो इन प्रश्नों के सीधे सीधे उत्तर देती, क्योंकि वो सोचना ही इसी तरह से सिखाती है आपको। पर हम क्या है कि हम नोट्स की आदत हो गई और थोड़ा सा मार्केट से मटेरियल उठाने लगे। ए.एल. बाशम की किताब अद्भुत भारत आप पढ़ेंगे, है ना, तो वो बुक जो है बाशम, ए.एल. बाशम, पहली किताब है भारत के लिए, वंडर्स दैट इंडिया क्या करके, है ना, वो किताब जो है वो अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको जो बताने का तरीका है वो भीमबेटका और उसको उसी तरह से बताता है। वो इस तरह से नहीं बताता कि भीमबेटका में ऐसे चित्र हैं और इसमें लोग शिकार करते हुए दिखाए गए हैं और उसमें ये एनिमल का शिकार हो रहा है और लोग सामूहिक रूप से शिकार करते थे, ऐसा नहीं। उनका बताने का तरीका अलग था। उनका था कि शिकार आधारित अर्थव्यवस्था थी, शिकार पर निकलना पड़ता था और प्रेरणा देने के लिए और यादों को संजोए रखने के लिए चित्र बनाए जाते थे जो बच्चों में शिक्षण का काम भी करते थे। ये एक प्रकार की छोटे बच्चों के लिए टीचिंग थी, वो उनके जनजीवन का एक भाग था, सांस्कृतिक परंपरा थी। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका बदल जाता है। एक तरफ आप बहुत फ्लैट बोल रहे होते हैं, तो मैं यही कह रहा था कि वो उस समय में जो अधिकारी है, एक अधिकारी पूरा वर्णन करने लगता है और डिटेल बताने लगता है। नॉलेज तो बहुत दिखता है उसको कि ये इसकी व्यवस्था है, ये मंत्रालय देखेगा, ये इसको देखेगा, उसको सब पता है कौन क्या देखेगा, लेकिन वास्तव में क्या काम करना है उसको कुछ नहीं पता। यहाँ आए क्यों हो तुम लोक कल्याण के लिए, वो नहीं समझ में आता और वो काम करता भी नहीं। वो अपने बचाव का रास्ता कि इसमें मैं सस्पेंड नहीं होऊंगा, अगर इसको मैं पहले से बैक डेट में लेटर लिख दूं और यहाँ रख दूं, उसको सब पता है कि बैक डेट में कौन सा लेटर रखने से ऐसा कहलाएगा कि मैंने तो पहले ही बता दिया था। वहां उस आदमी से सिग्नेचर करा लो, उसके हाथ कटा गए, उस पर कभी भी जिम्मेदारी डाली जा सकती है, उसको कभी भी सस्पेंड किया जा सकता है। ये अधिकारी फिर इस तरह का काम करने लगता है। वो वाकई में एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होता, वो नॉलेज होता है बस। और जो असली एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो फिर रिजल्ट दे के आता है। तो आप असली एडमिनिस्ट्रेटर बनने की कहानी जो है वो यूपीएससी शुरू करता है। इसलिए उसके प्रश्नों में देखना बहुत घुमा फिरा होता है, सीधे सीधे प्रश्न नहीं होते। वो आपके नॉलेज को उस रूप में नहीं खंगाल रहे होते। वो बोलते अच्छा तुमने ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, वो सब ठीक है, उन सबको हटाओ, तुम तो ये बताओ, उन सब के मार्फत ये बताओ, हम पूछ रहे हैं ये बताओ। जैसा अभी हमने बताया, स्तूपा वाले में बताया और दूसरे प्रश्नों में बताया। आप देखना उसके प्रश्न पढ़ना, तो आपको लगेगा कि जितना मैटर है उस सबको मिला जुला करके एक नया उत्तर निकलेगा और वो उत्तर जो आप लिखोगे तो वो प्रभाव छोड़ेगा। तो ऐसे प्रश्न कितने हुए? अच्छा, एक प्रश्न और अभी मैं पढ़ रहा था आज कि वो विजयनगर साम्राज्य का जो शासक था कृष्णदेवराय, वो न केवल खुद लेखक था, वो ऐसा नहीं कि उसने अपने राज्य में जो है साहित्यकारों को प्रश्रय दिया, कलाकारों को प्रश्रय दिया, संस्कृति बहुत आगे बढ़ी, बल्कि स्वयं भी बहुत अच्छा लेखक और कवि था और वो सब था। वही अमुक्त माल्यदम जो उनकी किताब है कृष्णदेवराय की, उसके आधार पर वो ये सिद्ध करना चाह रहे थे कि आप सिद्ध कीजिए कि वो खुद भी बहुत जबरदस्त आदमी था, खुद अच्छा साहित्यकार था। अब ये फिर बदल गया प्रश्न, हर्षवर्धन के बारे में आ जाएगा, बाणभट्ट को लेकर के आ जाएगा कि हर्षवर्धन खुद नाटककार था, 3 नाटक लिखे ना हर्षवर्धन। अब ये प्रश्न तैयार कर लो, एक हम बता रहे हैं कि हर्षवर्धन खुद एक नाटककार था, लेकिन उसने प्रतिभा संपन्न साहित्यकारों को बढ़ावा दिया। इसमें बाणभट्ट आ जाएगा, उसका राजकवि, ठीक है, सिद्ध कीजिए। तो अब उसमें सिद्ध कर देना कौन कौन सी रचनाएं हैं उसकी और कैसे बढ़ावा दिया उसने। हर्षवर्धन स्वयं एक साहित्यकार था या नाटककार था, पर उसने अपने राज्य में प्रतिभा संपन्न टैलेंटेड साहित्यकारों को स्थान दिया या बढ़ावा दिया। ठीक है, ऐसा ही एक प्रश्न है कि मध्यकाल और मध्यकालीन साहित्य में
राजा अपनी प्रशंसा के लिए कविताएं बनवाते थे। और वर्तमान में इतिहास की जानकारी का यही स्रोत है। दिस इज द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, फॉर मिडिवल हिस्ट्री, यानी मध्यकालीन भारत के लिए मिडिवल इतिहास जो है, आपका मिडिवल हिस्ट्री जो है, उसका नॉलेज आपको लेने के लिए क्या मिलेगा? वही वाली किताबें हैं जो राजा अपने लिए लिखवाता था। अकबरनामा हुआ हो, पृथ्वीराज रासो हो, कोई भी किताब है। अब ये आपको प्रश्न, सीधा प्रश्न नहीं है क्या मध्यकालीन साहित्य के रचनाएं लिखी। अब आपको इसमें वो लिखना पड़ेगा। फिर लिखिए, उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक, फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया, उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक राजा मंदिर बनवाते थे। राजा मंदिर बनवाते थे। 10 महत्वपूर्ण मंदिरों की सूची बनाकर व्याख्या कीजिए। 10 महत्वपूर्ण मंदिरों की सूची बनाकर व्याख्या कीजिए। ठीक है, और इसमें अजंता एलोरा वाला कैलाशनाथ मंदिर भी आएगा, राजराजा वाला मंदिर आ जाएगा। उत्तर से लेकर दक्षिण तक में आपको खजुराहो के मंदिर आ जाएंगे, चंदेल राजा वाले, और नॉर्थ में भी जो चीजें हैं। तो ऐसा करके आपको 10 मंदिर आप बताओगे तो प्रमुख विश्व विरासत स्थल भी आ जाएंगे इसमें, और राजा का भी। लेकिन 300 शब्द में लिखना है इसको। ठीक है, 30-30 शब्दों में करीब एक मंदिर के बारे में। पर यह नजरिया दूसरा है थोड़ा सा। सामान्य मंदिर जब आप लिखते हो विश्व विरासत स्थल में, तो दूसरा है। यहाँ राजा बनवाता था अपनी प्रशंसा के लिए, कि मेरी प्रशंसा हो बाद में, तो वो एंगल आना चाहिए। और इसमें शासक का नाम भी आना चाहिए। नहीं तो आप जब विश्व विरासत स्थल लिखते हो तब क्या आता है? मॉन्यूमेंट्स आ जाते हैं, स्थापत्य कला की विशेषताएं आ जाती है ना। अब इसमें शैली आएगी, राजसिंह शैली, मामल्ल शैली, और वो सब, रॉक कट। ठीक है, थोड़ा सा साधारण लगता है कई बार। और कई बार जो आप में से अगर कोई बैंकिंग या एसएससी की परीक्षा के लिए आ गए हैं, तो उनको थोड़ा सा लगता होगा ये क्या है, हम आए थे कुछ ऑब्जेक्टिव मिलेंगे कुछ, तो थोड़ा सा ये बहुत ऊंचा स्तर है। हम अधिकारी बनाने की बात करें, बाबू और चपरासी बनाने वाली क्लास नहीं है। ठीक है, वो फिर बाबू चपरासी वाली में कहीं जाइएगा, वो समझाएंगे कि कैसे क्या होता है। कैलाशनाथ मंदिर किसने बनाया, वो बोलेंगे राष्ट्रकूट राजा ने बनाया, बात खत्म हो गई। उसके बाद कुछ नहीं जानना है वहाँ। तो इसके बाद वहाँ से आप बात खत्म होती है, वहाँ यहाँ शुरू होती है वहाँ से। ठीक है, तो बहुत मुश्किल है कि सब लोग इसको हजम कर पाएँ, समझ पाएँ। लेकिन हम लोग अब उसकी परवाह नहीं कर सकते। बहुत सारे चेहरे मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि वो उनको सूट नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। पर हमारे पास तो यही, हम परोस रहे हैं, खाइए, नहीं खाना दूसरी जगह जाइए। ठीक है, मुझे लगता है कि जो इनको सूट करता है वो लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, बढ़िया क्लास, और शायद आप रिजल्ट भी लेके आएंगे। लेकिन अगर आपको नहीं बनना उस लेवल पे, तो फिर थोड़ा सा आप ही को चेंज करना, हम चेंज नहीं करेंगे। क्योंकि हम तो क्लास ही सिविल सर्विसेज के लिए चला रहे हैं, पिछले 19-20 साल से यही पढ़ते हैं, यही पढ़ाते हैं, इसके सिवा हमको सोचते नहीं हैं। इसलिए अगर बदलना है मार्ग, तो आपको बदल, हम सरल नहीं हो सकते हैं, आपको कठिन होना पड़ेगा। ठीक है, आप अपना योग्यता बढ़ाइए, अपना स्तर बढ़ाइए, सोचने समझने का स्तर बढ़ाइए। यहाँ बैठ करके मुस्कुराएंगे एक दूसरे को देख करके कि क्या है तो ये आपको हमको उससे कोई वो बहुत ज़्यादा लॉस नहीं है। लेकिन हमको लगता है कि फिर हम किनको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हम सही जा रहे हैं और हमारा ओके टेस्टेड है। ठीक है, न जाने कितने लोगों ने इसका लाभ उठाया है, हजारों लोगों ने उठाया, और चलता है, यही वाला चलता है सिस्टम। अगर आप फिट नहीं है, बहुत सारे वेबसाइट बना लेते हैं आईएएस की क्लास का, अब वो वेबसाइट बनाते ही नहीं आ रहा है उनको, आंसर तो पता नहीं क्या लिख रहे हो।
वो उनके जैसा अगर उस वेबसाइट, इसलिए वेबसाइट पे लिखा हुआ है उस आधार पे कभी भी निर्णय मत लीजिएगा कि हमने वेबसाइट पे देखा है या किसी किताब में देखा है। किताब तो कोई भी छाप देता है, किसी की भी छप जाती है किताब। आप लिख दो भाई मार्केट में छपवा लो, आपका छप जाएगा। आपको कुछ आता हो ना आता हो उससे क्या लेना देना। वेबसाइट वो क्या होती है, 2,000 रुपये में अच्छी वेबसाइट बन जाती है। आप कुछ भी मटेरियल बनाइए अपनी मर्जी से, टाइप कीजिए, उस पर चढ़ा दीजिए, अपलोड कर दीजिए, सब लोग डाउनलोड करेंगे। उससे क्या होना है, लेवल होना चाहिए वाकई में वो उस अप्रोच को पसंद कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो ये जो हम आपको बता रहे हैं ये बड़ी दुर्लभ चीज़ है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस रूप में सोचना सिखाना बड़ा कठिन काम है। आदमी को मैटर दिया जा सकता है, नोट्स दिए जा सकते हैं, वेबसाइट पे चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन इस तरह से सोच नहीं सकते। तो मैं थोड़ा संवेदनशील शिक्षक होने के कारण दिक्कत तो मुझे आती है, ऐसे चेहरे देखने की आदत नहीं है, भगाने की आदत है लेकिन अब मैं थोड़ा सहन कर रहा हूँ, मुझे भी सहिष्णुता लानी पड़ेगी, ठीक है, टॉलरेंस ला रहा हूँ। पर प्लीज़ थोड़ा फिर भी थोड़ा गंभीरता लाइएगा। कल भी बताया था हमने, गंभीर रहेंगे तो फायदा होगा, क्योंकि मुझे यहाँ से हिलाएंगे तो फिर आप ही को नुकसान होगा, ठीक है, उससे आपको फायदा नहीं है। तो चलिए, कितने प्रश्न हुए? 5 हुए, 5 और लिखे, 8 हो गए। चलो सब अपना अपना गिनती ठीक कर लेना, ठीक है। अब 3 प्रश्न और लिख लो। चलो एक बोनस वाला लिखवा देता हूँ, जिसका कम पड़ रहा है वो ले लेना उसमें से, ठीक है। एक ल्यूटियंस दिल्ली के बारे में लिखिए। आप लिखिएगा कि ब्रिटेन की जो वास्तुकला है, ब्रितानी स्थापत्य कला, जिन स्मारकों में दिखाई देती है, जिन बिल्डिंग्स में, इमारतों में या स्मारकों में दिखाई देती है, उनका वर्णन करिए। ब्रिटिश आर्किटेक्चर, ठीक है। तो वो आपको ल्यूटियन दिल्ली पूरी की पूरी, यानी खास करके वही राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, ये तो खास हो गए, और कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल वाला है ना, उसका। तो ये जो चीज़ें हैं जिनमें आपको दिखाई देता है वहाँ का आर्किटेक्चर, तो ये संस्कृति का पार्ट वो हो गया। अब इसमें क्या करना है, थोड़ा सा अभी का पुट देना चाहिए कि हमारी अभी की जो बिल्डिंग्स है बहुत सारी, उसमें भी हम वहीं की नकल करने की कोशिश कर पा रहे हैं, या उस प्लानिंग को अभी तक हम बुला नहीं पाए, या हमारे ऊपर हावी भी है। हमारे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा है ब्रिटिश आर्किटेक्चर का, ठीक है। तो कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ा है, कैसा प्रभाव पड़ा है, उसके बारे में थोड़ा सा लिखिएगा। हाँ, गोथिक शैली, वो गोवा में गोथिक शैली का बोलते हैं ना हम लोग। हाँ, चलिए नेक्स्ट लिखिए। संगम साहित्य वाला लिख लिया था? अच्छा, जिनने लिए लिखा वो एक गिनती इसमें ठीक कर लेना, संगम साहित्य वाला, कि संगम लिटरेचर में जो है हमको क्या दिखाई देता है, ठीक है। एक लिखिएगा, वैदिक लिटरेचर का भारत की शिक्षा व्यवस्था पे क्या प्रभाव, एजुकेशन सिस्टम, इम्पैक्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर ऑन मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। फिर नेक्स्ट लिखिएगा, एक और क्वेश्चन अंतिम। प्रारंभ में ईसाई धर्म का प्रचार प्रायोजित हुआ करता था, स्पॉन्सर्ड हुआ करता था। प्रारंभ में ईसाई धर्म का प्रचार प्रायोजित हुआ करता था, जो बाद में स्वतः स्फूर्त हो गया, स्पॉन्टेनियस हो गया। जो बाद में स्पॉन्टेनियस हो गया, समझाइए, एक्सप्लेन करना है। ये सारे प्रश्न आज थोड़े से, अभी तक जो मैं जितना भी होमवर्क देता हूं उससे बिल्कुल अलग है। ये कहीं आपको बने बनाए नहीं मिलेंगे, हर व्यक्ति को बनाना पड़ेंगे।
अभी तक मैं कॉपी चेक करता था तो एक जैसे आंसर सबके लगभग वही सभी लोग लिख के लाते थे। अब इसमें सब लोग अलग अलग लिख के लाए, ठीक है, क्योंकि इसमें एक जैसा आप नहीं लिख सकते। एक जैसा लिखा है इसका मतलब साथ में बैठ के लिखा। अब एक जैसा लिखा मतलब फंस गए आप, नहीं तो उसमें तो आपने पहले एक जैसा ही दिखता था, मैं कॉपी चेक करते बोर हो गया था। तो हमने मेरी बोरियत दूर करने के लिए मैंने किया है, ठीक है। तो ये इस बार का होमवर्क है और आपको शायद कल्चर समझ में आया होगा, जो सफ़र हमारा रहा महीने भर का, और इसमें बहुत सारी चीज़ें थी। और आज मैंने जो वाइंड अप किया है उसमें आपने समझा होगा कि क्यों इस रूप में किया, क्योंकि यूपीएससी इस तरह से पूछता है। अब प्रीलिम्स के जो प्रश्न हैं वो सिंपल हैं, जैसे कलमकारी पूछा है उन्होंने थोड़े समय पहले, पंचायतन मंदिर स्टाइल पूछा है। तो वहाँ आपको जो जिन चीज़ों को आप छोड़ देते हो, छोड़ा क्या होता है कि कई बार हमारे लिए, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट वही चीज़ें होती है जिनको हम जानते हैं, जिन चीज़ों को हम नहीं जानते वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जिन चीज़ों को हम छोड़ देते हैं वो छोड़ेंगे नहीं तो यूपीएससी के प्री के क्वेश्चन बन जाएंगे। और अगर आपने छोड़ के पढ़ा, इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ा, तो फिर यूपीएससी के प्री में दिक्कत आती है। प्री बहुत सरल है, बस ये है कि वो थोड़ा विस्तार मांगता है, छोड़ना नहीं है। जितने तरह की पेंटिंग है, अगर आपको लगता है कि आपको मधुबनी का नाम सुना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, आप एक पेज में लिख लो। किशनगढ़ी शैली लिखा है, बहुत अच्छी बात है। बनी ठनी जो नाम है उसका, है ना। और ऐसी और भी जो आपने पेंटिंग की स्टाइल देखी है देश भर में, है ना, काल में जुतू है। लेकिन यदि आपने पत्ता चित्र को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, कलमकारी को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, और भी जो दूसरी पेंटिंग स्टाइल है उनको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, तो फिर आप मारे जाएंगे। एग्जाम में जो है वो क्वेश्चंस हैं, वहां से क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं। तो जितनी भी पेंटिंग स्टाइल है, अगर 7 प्रकार की तो 7 लिखो, 10 है तो 10 लिखो, छोड़ो मत। आप सिलेक्टिव मत हो। आप क्या करते हैं, 4 उठा लाते हैं जो आपको सूट करती है। वो एग्जामिनर को भी तो सूट करनी चाहिए ना। उनका तरीका दूसरा है। उनका तरीका है कि इन पेंटिंग्स में एनिमल हुआ है, एनिमल का यूज हुआ, इसलिए मैं इसको पूछ के रहूंगा। एक का रहता नहीं, इसमें वो महिलाएं जो है वो पेंटिंग करती हैं कपड़ों पे, और वो कपड़े बहुत महंगे बिकते हैं, उनसे उनकी आजीविका चलती है, ये इन बच्चों को पता होना चाहिए। उसके एस्पेक्ट दूसरे होते हैं, उसके एस्पेक्ट जो है वो पॉपुलैरिटी के बेस पे नहीं होते, या रीजनल नहीं होते, या कोई धार्मिक रिचुअल से जुड़ा हुआ है तो वो उस तरह से बात करता है कि अच्छा मधुबनी तो इस वे हुआ, ये तो मिथिला क्षेत्र के इस त्योहार में जो है, मिथिला में ये जो त्योहार मनाए जाते हैं, इन त्योहारों में ये पेंटिंग होती है, ठीक है। किसी में वो नेचुरल कलर की बात करने लग जाएगा कि प्रकृति पेंटिंग में जो है, क्योंकि हम लोग इसमें बात करते हैं ना गणेश जी बनाने में, कि प्राकृतिक गणेश जी बनाएंगे हम लोग, ऐसे बनाएंगे इको फ्रेंडली, ताकि पॉल्यूशन ना हो और बहुत सारी समस्याएं ना खड़ी हो प्रकृति के लिए। तो यहाँ हमारा जो इको फ्रेंडली गणेश जी बनाना जो पार्ट हुआ, तो उसको प्रमोट करने के लिए भी हो सकता है यूपीएससी प्रश्न पूछे। तो कई बार वो समाज में अच्छी चीजें फैलाने के लिए, अच्छा संदेश देने के लिए, या नए युवाओं को, नए अधिकारियों को ये चीजें पता होना चाहिए। क्योंकि अगर प्रश्न आएगा तो पता करेगा, प्रश्न आएगा तो ढेर सारी जो कोचिंग क्लासेस हैं, नोट्स बनाने वाले, उसको छापेंगे, फिर अनसॉल्व में जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन देंगे, अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन देंगे, तो लोगों को पता चलेगा। तो प्रचार का भी माध्यम है एग्जाम, पता होना चाहिए लोगों को क्या हो रहा है देश में। इनोवेशन जो नवाचार होता है उसकी तरफ भी ले जाता है। इसलिए यूपीएससी में नवाचार से रिलेटेड 4-5 प्रश्न होते हैं। 100 प्रश्नों में 4-5 प्रश्न इनोवेटिव आइडियाज वाले होते हैं, जो नए नए हैं, बिल्कुल अभी अभी आए, ठीक है। चाहे वो आईटी का सेक्टर हो, अब चूंकि वो बिटकॉइन में काम करने लगे हैं, तो बिटकॉइन का प्रश्न बना दिया उन्होंने, 3 साल पहले ही बना दिया था, जबकि अब जाकर के जनता आसानी से जान पा रही है। 3 साल पहले पता चलना चाहिए था। अभी भी जो रैंसमवेयर आया था, तो जो भी रैंसम की डिमांड करता है, फिरौती मांगता है, तो उसका नाम ही उसने रैंसमवेयर कर दिया, जबकि वो एक तरह का वायरस है। वायरस को भी वो रैंसमवेयर बोलता है, क्यों? क्योंकि वो फिरौती मांग रहा है। सॉफ्टवेयर होता है ना, तो वेयर तो उसने वो लगा दिया, कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम के आगे वेयर लगा दो, वो कर दो, तो उसने रैंसमवेयर कर दिया, फिरौती मांगने वाला प्रोग्राम। और फिरौती किस में मांगेगा? बिटकॉइन में मांगेगा। तो ये एक तरह का नवाचार है, फिरौती मांगने में भी नवाचार है ना। किडनैप भी किस चीज का किया? हाईजैक किसको किया? कंप्यूटर को हाईजैक किया। विनक्राय था, उसने क्या किया था?
कंप्यूटर को, और वो भी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपका, विंडोज वाला, मेंस वाला, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वाला जो सबसे ज़्यादा लोग चलाते हैं, सब 8.1 से लेके आपका 10 वैन सबको कर दिया। अब वो बोलता है कि ये आपका चलना तब शुरू होगा जैसे आइडिया का बैलेंस खत्म हो गया, तो आप उसमें पैसा डालिए 100 रुपया 200 रुपया कुछ, तो तुरंत फोन कर सकते हैं, तुरंत फिर चालू हो जाता है। अच्छा, बड़ा जबरदस्त सिस्टम है। रात को 12:30 बजे भी उसका सब कुछ ऑन है, यानी आप 200 रुपया जैसे ही डालते हैं आप कॉल लगना शुरू हो जाता है। ऑटोमेटिक सिस्टम है ना, उनका भी ऑटोमेटिक सिस्टम है। बिटकॉइन में जो फिरौती मांगी गई है, वो मैं पढ़ रहा था कितने लाख रुपए एक बिटकॉइन पड़ता है ना, वो देखना जाके गूगल में, 1 बिटकॉइन इज इक्वल टू इंडियन रुपी INR पढ़ना, 48 लाख। हाँ, तो इतने लाख रुपए का एक बिटकॉइन पड़ता है। अब उतना पैसा आप जमा करा दीजिए, आपका सिस्टम चालू हो जाएगा। अच्छा, वो अभी हैंग कर रहा है, अभी वायरस आया हुआ है, अब आपको काम करना है, आपका सिस्टम पूरा चौक है। सरकारी सिस्टम भी पे कर रहे हैं बिटकॉइन में, जो कि एक अवैध मुद्रा है। सरकारी सिस्टम भी पे कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सरकारी एजेंसियों को पे अटैक कर लिया। अब आपका वित्त मंत्रालय का अगर अटैक वो कर दे उस पर, वित्त मंत्रालय जाम हो जाए और टैक्स कलेक्शन रुक जाए इंडिया का, तो फिरौती दे करके छुड़वाएंगे अपना। हमने नहीं छोड़े थे आतंकवादी 3 कितने लोगों के बदले IC 814 में, आतंकवादियों को छोड़ करके अपने आदमी छुड़ा के लाए थे कि नहीं? तो सरकार भी फिरौती देती है, ऐसी बात नहीं है, दे रही है। तो एथिकल हैकिंग को मैंने आर्टिकल लिखा है, आज जो नोट्स आपको मिला होगा उसमें है, एथिकल हैकिंग को बढ़ावा देना चाहिए। हमको ऐसे युवा तैयार करना चाहिए जो ऐसे सॉफ्टवेयर तैयार करें, सुरक्षा तंत्र तैयार करें। एथिकल हैकिंग तो खराब है, लेकिन एथिकल हैकिंग खराब नहीं है, अच्छे काम के लिए भी हैकिंग काम आती है। ठीक है, तो हमारे जो सॉफ्टवेयर हैं या प्रोफेशनल्स हैं, उनको इस रूप में तैयार करना चाहिए। आप पढ़िएगा उसको, बहुत अच्छे से उसको दिया गया, रैनसमवेयर को, तमाम और भी सब चीज़ें हैं, उनके बारे में सारे पहलू देने की कोशिश की है। अच्छा नोट्स दिया है, उसको यूज़ कीजिए। और करंट का इतना ज़्यादा, बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं हमारे मटेरियल को, बहुत सारे लोग। ठीक है, तो आप भी यूज़ करिए, आपको भी आगे बढ़ने में फ़ायदा मिलेगा, मेंस में भी मिलेगा, प्री में भी होगा। चलिए आज की बात यहीं ख़त्म करते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री को तैयार करके आइएगा, उसके हिसाब से